गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। हम रोज की बात जिस तरीके से एक जो मुहिम चला रखी है मोटिवेशनल सेशन की, उस मोटिवेशनल सेशन में यानी हर संडे को आपके लिए एक जो गेस्ट लेकर के आते हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं। तो आज जो हम एक ऐसा गेस्ट को सिलेक्ट किया है कि वो मल्टीपल चॉइस है एक तरीके से, कि हर क्षेत्र में अपने कार्य क्षेत्र में एक्सपर्ट है। कि हम हर बार क्या है एक ऐसा गेस्ट लेके आए थे कि लॉ से फील्ड से संबंधित था, वो ही जानकारी देता था। लेकिन ये जो आज गेस्ट चुना है, ये लॉ के साथ साथ हमारे को कुछ न्यू जो जानकारियां हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो उनके वेलकम के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं गौरव शर्मा जी जो जम्मू से, वो उनका वेलकम करेंगे। जी सर, नमस्कार। मैं गौरव शर्मा जम्मू से, फ्रॉम जम्मू JNK। वेलकम श्री विक्रांत राणा सर in free unique law classes Ganganagar as a chief guest in webinar motivational session। सर के बारे में है, इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक सराहनीय कार्य किए हैं जिनको इतने कम समय में गिन पाना कठिन है। इनमें से कुछ विशेष पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। राणा सर ने 2018 से ह्यूमन राइट्स के डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते हुए फ्री लीगल एड कंसेप्ट को प्रमोट किया और गरीब और जरूरतमंद लोगों को उसका लाभ पहुंचाया। इन्होंने MBA करने के बाद 2 साल एज ए लेक्चरर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में कार्य किया। IT सेक्शन में अच्छा एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी इन्होंने 2018 में लॉ किया और इस क्षेत्र में अपना योगदान आज भी दे रहे हैं। ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांटेशन ड्राइव को भी समय समय पर प्रमोट करते हैं। ही इज आल्सो वर्किंग वेरी हार्ड एंड एक्टिवली टू काउंटर द इविल इफेक्ट्स ऑफ चाइल्ड लेबर। ही वर्क्स इन दिस डायरेक्शन टू काउंटर द menace of child labor। He also works in a sportive way to support the cause of NDPC Act of government to counter the evil effects of drugs on youth। He holds the various campaigning program in different colleges and universities time to time in this regard। इन्होंने कोविड काल में फ्री मेडिसिन, मास्क और जरूरतमंद लोगों को तक खाना पहुंचाया, जिसके लिए पंजाब सरकार ने इनको 26 जनवरी 2021 को सम्मानित किया। इनके एफर्ट्स को सराहा। इनको यूथ आइकन अवार्ड से भी नवाजा गया। अंत में मैं यही कहूंगा कि किसी भी व्यक्ति के लिए अपने जीवन में इतने क्षेत्रों में कार्य करना कठिन है। श्री विक्रांत राणा जी ने इतनी कम उम्र में ये सब कार्य सक्सेसफुली किए और कर दिखाया। हमारे यूथ के लिए एक रोल मॉडल बने हैं। मल्टी टैलेंटेड और ऑलराउंडर की इससे अच्छी मिसाल और कोई नहीं हो सकती। अब मैं श्री विक्रांत राणा सर से निवेदन करूंगा कि वे आकर हमें भी मोटिवेट करें। थैंक यू। Thank you, Gaurav ji. First of all, for such kind words, Dr. Dharamveer ji, Advocate Manpreet ji, and all the students and members. Namaskar ji, मेरा सबको. And it's really being an honor for me to be the part of this, the educational classes what you have conducted at free of cost during pandemic to aware the law students about the all the legal concepts या जो भी legal studies आप करवा रहे हैं, appreciable। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करेंगे जो सब्जेक्ट चुना गया है ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स की। उसके साथ मैं छोटा सा टच करूंगा टीम मैनेजमेंट पर। जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं या साथ में हैं, आई जस्ट वांट टू मेक दिस लेक्चर एज अ 2-way कम्युनिकेशन। मैं आप लोगों से कुछ बातें करूंगा तो आप लोगों से कुछ आंसर्स या ऐसे सवाल जो आप करेंगे, तो आई होप कि इट वुड बी इंटरेक्टिव 2-way सेशन। तो कई बार क्या होता है कि लॉ आपके प्रोफेसर्स हैं, सब लोग हैं, आप लोग भी हैं, आप सबको ऑलमोस्ट बहुत सारा लॉ पढ़ कर या एजुकेशन के या गूगल कर कई जगह से आपको पता लग जाता है। तो मेरा मानना है कि लॉ को हम एक इंटरेक्टिव सेशन बनाएंगे, 2-way कम्युनिकेशन बनाएंगे, तो वी विल definitely get some kind of a good output from this web seminar। So मेरा मानना है कि एज ए लॉयर हम अलग अलग फील्ड्स में काम कर रहे हैं, लाइक somebody is practicing in civil area, some in criminal, some in human rights। So मल्टीपल एरियाज में हम लोग ना काम करते जरूर हैं, बट थोड़ा सा स्कैटर्ड रहते हैं। स्कैटर्ड इन द सेंस के अलग अलग डोमेन है और हम लोग कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, लाइक अगर डेमोक्रेसी का बात करें, डेमोक्रेसी के 4 इंटेग्रल पिलर है, जुडिशरी है,
पॉलिटिकल पार्टीज है, एडमिनिस्ट्रेशन है और ये अपना जर्नलिज्म है, ये चारों पिलर्स का एक ही मोटिव होता है, टू सर्व द सोसाइटी, टू क्रिएट अ बेटर नेशन। बट ऑल द 4 पिलर्स आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, जिससे क्या रहता है कि हमारा जो आउटपुट है वो हैम्पर होता है। आपने देखा होगा, पीपल आर ब्लेमिंग ईच अदर, पुलिस लॉयर्स पर ब्लेम कर रही है, लॉयर्स पुलिस पर कर रहा है, कोई लीगल क्वेश्चन कर रहा है, मीडिया हर किसी को एक्सपोज करने में लगा पीपल। बट अल्टीमेटली द गोल ऑफ all 4 persons are to be, to maintain a healthy nation। बट कहीं ना कहीं हर बंदा एक दूसरे में कमी निकालता है, तो एक अच्छे समझ आती है। तो मेरा मानना है सिचुएशन में एक तो विन विन सिचुएशन होती है, एक विन लूज होती है और एक लूज लूज होती है। विन विन सिचुएशन में क्या है, आप भी एग्री करके मैं भी एग्री करके, आप भी खुश मैं भी खुश। विन लूज में मैं जीत गया आप हार गए, तब भी आप परेशान। लूज लूज में दोनों ही हार गए। मतलब अगर हम एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर किसी भी, जैसे किसी केस को भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, किसी काम को भी कर रहे हैं, तो इफ वी आर combined or together at a certain platform, worked as a team, we will definitely achieve a goal। So before starting the concept of human rights, I just want to show one interactive present visible now कि ये एक देखिए, मैंने बंद कर दी वो मीम। ठीक है, ये एक बड़ी पुरानी सी स्टोरी है। अगर आप देखेंगे कि गुड ओल्ड लेसन्स ऑन टीम वर्क, तो सबसे पहले मैं इस पर बात करेंगे, देन मैं आपके साथ फंडामेंटल राइट्स पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो व्हाट इट इज द हेयर एंड टोर्टोइज। तो आपने ये कहानी तो शुरू सुनी होगी, जिसमें एक खरगोश था और एक कछुआ था, दोनों में आपस में एक रेस लगी थी, और उस रेस में ये आया था निकल कर के खरगोश को रास्ते में नींद आ गई थी, वो सो गया था, और सोने के बाद वो कछुआ धीरे धीरे अपनी रेस को जीत गया था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी निकल के आया था, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आई एम राइट और रॉन्ग? अब सबने ये सुनी होगी। राइट सर, राइट सर। बट इसके आगे की भी बहुत कहानी है, इसके आगे की भी कंटिन्यूशन में है। आई डोंट नो कि सबने सुनी है या नहीं सुनी है। मैं उस कहानी को आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ। ये किसी का डिस्टरबेंस आ रही, कोई म्यूट कर ले अगर अपने आप को। कुछ स्ट्रे डॉग्स की जैसे आवाज आ रही कोई पीछे से। यस, थैंक यू। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं इस फेबल में, तो वो बोलता है, जो मैंने आपको हिंदी में भी बताया, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। वंस अपॉन अ टाइम a tortoise and a hare had an argument about who was faster। Hare said, I am the fastest runner। That's not true, the fastest runner is me। जो उसने वो कछुए ने, टोर्टोइज ने बोला। They decided to settle the argument with a race। They agreed on a route and started off the race। Then he said, fine, okay, let's have a race। उसमें क्या हुआ? The hare shot ahead, ran briskly for some time, then seeing that he was far ahead of the tortoise, बहुत आगे निकल गया था, he thought he did sit under a tree for some time and relax before continuing the race। Poor guy, even if I take a nap, he could not catch with me। तो एक वो कॉन्फिडेंस में उसने सो लिया कि मैं तो बहुत आगे निकल आया हूँ। He sat under the tree and soon fell asleep, और वो सो गया। The tortoise plodding on overtook him and soon finished the race, emerging as the undisputed champ। मतलब बिना किसी लड़ाई झगड़े के वो जीत गया। The hare woke up and realized that he had lost the race। यहाँ तक तो कहानी आपने सुनी है। The moral of the story is slow and steady wins the race। The version of the story that we all have grown up with, जो भी हम सब ने बचपन से लेकर अभी तक सुनी है। क्या इसके आगे की कहानी सुनी किसी ने? The story continues। Anybody? नो सर। नहीं सर, नहीं कितने सर। सारे स्टूडेंट्स हैं? No। मुझे लगता है कुछ ना कुछ सुना होगा। लॉ के स्टूडेंट्स हैं, नो सर। जरूरत पड़ती है। तो इट इज वेरी सुनी है सर, इंटरेस्टिंग। पर रिमाइंड नहीं है अभी। अच्छा, एनीवेज मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फेबल, आपको भी अच्छा लगेगा। एंड आई होप इसको सुनने के बाद you will explain these messages to all the other students or to the classes as well। Okay, now continue with the story। The story continues। अब आगे क्या हुआ? अगली लाइन पे आप देखिए, the hare was disappointed at losing the race and he did some soul searching। He realized that he did lose the race only because he had been overconfident, careless and lax। If he had not taken things for granted, there is no way that tortoise could have beaten him। इसका मतलब उसने, जो हमारा हेयर था, खरगोश था, उसने अपना फेलियर एनालिसिस करा कि जैसे हम लॉयर साहबान बात अपना केस का एनालिसिस करते हैं, हम क्यों हारे, क्या रीजन था। केस में वीकनेस थी
कि हमारे आर्गुमेंट्स अच्छे नहीं थे, क्या प्लीडिंग्स अच्छी नहीं थी, या किसी भी चीज का आप एनालिसिस कर सकते हो, मैं पेपर में क्यों फेल हुआ, मैं किसी बिजनेस में क्यों फेल हुआ, क्या इसको कहते हैं फेलियर एनालिसिस, कि हमने सेल्फ एनालिसिस करा, व्हाई डिड आई लूज द रेस। दोस्तों जब फेलियर एनालिसिस करा तो निकल के आया कि यार मैं तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, मैं सो गया था, अगर मैं ना सोता तो जिंदगी में नहीं कभी मैं हरा सकता था मुझे। ऐसे ही जब हम कोई केस लड़ते हैं, यार मैंने वो पॉइंट्स मिस कर दिए, मैंने केयरलेसली सी ऐसी प्लीड्स प्रॉपर नहीं बनाई, अगर एग्जाम आ गए थे तो मैंने वो सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं, मैंने लास्ट तक ऐसे ही खींचता रहा, अगर मैं 10 दिन भी पढ़ लेता तो पास हो जाता, अगर इस बिजनेस को करते वक्त अगर मैं ये चीज कर लेता, एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो फेलियर एनालिसिस इज वेरी मस्ट। अब खरगोश ने, हेयर ने अपना फेलियर एनालिसिस करा, ही चैलेंज द टोटवाइज फॉर अनदर रेस, कि भाई साहब आप अगली रेस लगाओगे मेरे साथ। टोटवाइज सेड ओके। जब अगली रेस हुई, अब आगे पता क्या हुआ, अब खरगोश ने, हेयर ने वो गलती दोहराई नहीं, वो सोया ही नहीं। उसके बाद हजारों रेसें हुई। दिस टाइम द हेयर वेंट ऑल आउट एंड रन विदाउट स्टॉपिंग फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। ही रन द रेस बाय सेवरल माइल्स। उसने वो गलती ही नहीं करी दोबारा। और इस बारी तो खरगोश इतना भागता था कि कछुआ मील्स माइल्स का डिफरेंस पड़ जाता था, कभी जीता ही नहीं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकल के आया अब? फास्ट एंड कंसिस्टेंट विल ऑलवेज बीट द स्लो एंड स्टडी। इसके युग में, आज के दौर में आपको बहुत फास्ट और कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, स्लो एंड स्टडी से बात नहीं बनेगी। इफ यू हैव 2 people in your organization, one slow methodological and reliable, methodological आना था यहाँ, and reliable, and the other fast and still reliable at what he does, the fast and reliable chap will consistently climb the organizational ladder faster than the slow. It's good to be slow and steady, but it's better to be fast and reliable. तो सेकेंड स्टोरी में ये निकल कर आया है कि अगर आप फास्ट एंड रिलायबल हो, अपने फेलियर एनालिसिस पर बात करते हो, और आप कंसिस्टेंटली, आपको कोई हरा नहीं सकता, आप जीतोगे। सेम सिनेरियो आज के दौर में आ रहा है। अगर कोई भी लॉयर साहबान हमारे प्रैक्टिस करते हैं या कुछ करते हैं, अगर हम क्लाइंट को प्रॉपरली हैंडल करते हैं, उसको क्विक जस्टिस प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, इमीडिएटली बोलते हैं कि 3 महीने में 6 महीने में तेरा काम हो जाएगा किसी भी चीज में, देन वो स्लो एंड स्टडी के प्रोसेस को छोड़ देगा। आज की डेट में किसी के पास टाइम नहीं है। अगर हम अपना वीडियो भी पोस्ट करते हैं, वो कहते हैं छोटा 10 मिनट का दो जी, 15 मिनट में क्रक्स ऑफ स्टोरी समझाओ। एवरीबडी इज फास्ट, कहीं पता नहीं कौन से काम में बिजी हैं, लेकिन बिजी हैं। तो सेकंड हमारी स्टोरी में ये निकल कर आया, अगर आप फास्ट और कंसिस्टेंट, आप तभी जीत सकते हैं। आई होप यू गॉट द आइडिया अबाउट द 2 stories, बट इसके आगे की भी एक स्टोरी है। क्या आप लोगों ने अगली स्टोरी सुनी है? अगर किसी ने सुनी है तो बता सकता है मुझे। कैन आई आस्क द ऑडियंस, सुना इसके आगे क्या हुआ? सर नेक्स्ट में आई थिंक उसने टॉर्टोइज ने रूट चूज किया था और फिर बेट लगाई थी उसने, मतलब जो वाटर एक रिवर आती है उसके बीच का रास्ता चूज किया था। Somewhat right. Anybody else? किसी और का कोई व्यू पॉइंट हो इसके आगे क्या हुआ था? So that everybody should participate in this fable, in this small story. हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। I'll give you the very brief examples also आगे जाकर। Anybody else? किसी का और कोई व्यू पॉइंट हो? Anyways, I'll continue with the story. इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था कि आगे क्या हुआ। अब क्या है कि 2 लोग हैं, एक कोई फास्ट बहुत है तो एक स्लो है। क्या स्लो वाला कभी जीत ही नहीं सकता? क्या वो लाइफ में कभी सरवाइव नहीं कर सकता? देयर आर 2 kinds of lawyers, कोई किसी में एक्सपर्ट है, कोई किसी में एक्सपर्ट है। अब मैं ह्यूमन राइट्स में एक्सपर्ट हूँ, ह्यूमन राइट्स के मैटर्स ही बड़े कम लगते हैं, क्रिमिनल को लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, सिविल को ज्यादा प्रेफर करते हैं। देन क्या वो क्या करे? नाउ इस स्टोरी में आगे उसने एक्सप्लेन करा, द टोर्टोइज डिड सम थिंकिंग दिस टाइम. He realized that there is no way he can beat the hare in a race the way it was currently formatted. जैसे इन भाई साहब ने कहा अभी कि उन्होंने कुछ रूट वगैरह चेंज करा था। मैं इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में, या वो कह लो कि थोड़ा सा आपकी लीगल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बताता हूँ कि उसने सोचा यार इस लॉयर से ऐसे तो मैं जीत ही नहीं सकता, या इस बंदे से, इस क्लास के इस बच्चे से मैं आगे तो निकल ही नहीं सकता इस फॉर्मेट में अगर मैं करूंगा। एक बच्चा अगर म्यूजिक गाता है तो आप उसको म्यूजिक में हराने की कोशिश कर रहे हो, वो एक्सपर्ट है, वो हार नहीं रहा। देन ही चेंज द फॉर्मेट, हाउ कैन आई विन द हेयर, अब वो कैसे जीतना है, अब इस स्टोरी में वो बताया है। इन स्टोरी को हम अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ भी कोरिलेट करेंगे आगे जाकर। अब आगे उसने बोला है
He thought for a while and challenged the hare to another race, but on a slightly different route. कहता रेस होगी, बिल्कुल होगी, बस थोड़ा सा फॉर्मेट हम चेंज करेंगे. Hare agreed. वो कहता श्योर, कैन वी हैव अनदर रेस, दिस टाइम विल गो थ्रू अ डिफरेंट रूट. वो कहता यस. नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? They started off in keeping with his self-made commitment to be constantly fast. Hare took off and ran at the top speed. बहुत तेज भागा वो until he came to border river. एक नदी के किनारे तक पहुंच गया. अब उसको तैरना नहीं आता था. The finishing line was couple of kilometers on the other side of the river. जैसे उन्होंने बोला था कि नदी के दूसरे किनारे. The finishing line was couple of kilometers on the other side of the river. कुछ दूर नदी पार करके थी वो गोल. ये देखो आपको नजर आ रहा होगा. इस नदी से पार करके अपने अगर ये विजुअल्स एड्स देख रहे हैं. अब आगे क्या हुआ? अब खरगोश. सॉरी सर, आपकी आवाज कट रही है विक्रांत सर. सॉरी, आपकी आवाज कट रही है सर, थोड़ा दोबारा बताइएगा प्लीज. ओके, अब आपको ये स्लाइड नजर आ रही है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ कि they started off in keeping with his self-made commitment to be constantly fast. खरगोश बहुत तेज भागा. और जब वो बहुत तेज भागा, एक मिनट, किसी यू आर शेयरिंग स्क्रीन विद एवरीवन. स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको ऑडियंस? यस सर. जब वो बहुत तेज भागा, अब वो नदी के किनारे आके बैठ गया. द फिनिशिंग लाइन वाज कपल ऑफ किलोमीटर्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर. वो दूसरी साइड पर कपल ऑफ किलोमीटर्स पर थी गोल उसका. अब वो कुछ नहीं कर सकता था, वो बैठा रहा था. Here said they are wondering what to do. In the meantime the tortoise trundled along, got into the river. Trundled मतलब उसके बीच में डुबकी लगाई. Got into the river, swam, क्योंकि उसको तैरना आता था, वो उसमें तैरा और जाकर दूसरी तरफ हाथ लगा दिया और रेस जीत गया. अब उसके बाद हजारों रेसें हुई, कभी खरगोश जीत ही नहीं सका. अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकल कर आया? फर्स्ट आइडेंटिफाई योर कोर कॉम्पिटेंसी एंड देन चेंज द प्लेइंग फील्ड टू सूट योर कोर कॉम्पिटेंसी. यहाँ हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखना. हम लोग लॉ में आ जाते हैं, हम लोग किसी भी फील्ड में आ जाते हैं, कभी किसी ने अपनी कोर कॉम्पिटेंसी का क्लियर एनालिसिस नहीं करा. मुझे सिविल में मेरी बहुत वीकनेस है, मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता. मैं प्रॉपरली वो छजरे नहीं देख सकता, फर्द नहीं प्रॉपरली पढ़ सकता, और मैं बातें करता रहता हूँ बहुत बड़ी बड़ी. मैं सिविल में पैसे बहुत लॉयर्स कमा सकते हैं. अगर मेरी कोर कॉम्पिटेंसी सिविल है ही नहीं, अगर मेरी क्रिमिनल है, मेरी कोई और कोर कॉम्पिटेंसी, आई मस्ट फोकस अपॉन माय कोर कॉम्पिटेंसी इंस्टेड ऑफ मैं दुनिया के पीछे लग जाऊँ. ये लॉ कर लो जी, क्रिमिनल लॉयर बन जाओ जी, या किसी कोई भी चीज का बन जाओ, तो आप जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे. आप सिविल के लॉयर बन जाएंगे, सिविल का कोई माहर होगा, आप उसको कभी हरा नहीं पाएंगे. इंस्टेड ऑफ कि आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को एनालिसिस करें कि कछुए ने यहाँ यही करा कि मैं तेज तो नहीं भाग सकता लेकिन मैं पानी में तैर जरूर सकता हूँ, तो उसने वो फॉर्मेट आगे ऐड ऑन कर दिया. यू गॉट माई पॉइंट? अब उसने वो फॉर्मेट आगे ऐड ऑन कर दिया. अब वो क्या कह रहा है? इन एन ऑर्गेनाइजेशन इफ यू आर अ गुड स्पीकर, मस्ट carefully listen it. In an organization, if you are a good speaker, make sure you create opportunities. कॉल कर रहा है मुझे बार बार उसको. Make sure create opportunities to give presentation that enable the senior management to notice you. If your strength is analysis, make sure you do some sort of research, make a report and send it to the upstairs. आप समझ रहे हैं? मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप अच्छे स्पीकर हैं तो आप बोल के दिखाइए. अगर आप एनालिसिस अच्छा कर सकते हैं तो आप एनालिसिस करिए. ऐसे ही अगर आप लॉयर जिस भी फील्ड के हैं, आप उसी में अपनी कॉम्पिटेंसी पर काम करिए तो आप बहुत सक्सेसफुल होंगे. वर्किंग टू योर स्ट्रेंथ्स will not only get you noticed but will also create opportunities for growth and advancement. Agreed or not? कि अगर हम अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पर काम करेंगे, आप नोटिस भी होंगे दुनिया में भी और आपकी ग्रोथ भी होगी, आपकी एडवांसमेंट भी होगी. गॉट इट? राइट और रॉन्ग? यस राइट सर. यस सर ट्रू. तो ये हमारा बड़ा जरूरी है कि कोर कॉम्पिटेंसी हम लोग यहाँ लैक करते हैं. इवन जब मैं भी लॉ स्टूडेंट था एक टाइम पर, मैं भी बहुत लॉ लैक करता था. ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज आई स्टार्टेड माई करियर एज अ इंजीनियर बनने के बाद मुझे स्पीकिंग स्किल्स का आर्ट था. मैं ओरेटर बना, जिसके लिए मुझे हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस पर काम करना था. और मैंने तीनों लैंग्वेजेस, ट्रिब्यून से लेके हिंदी पेपर पंजाबी तक मैं पढ़ता रहा, बिकॉज मुझे मेरी कोर कॉम्पिटेंसी है स्पीकर. अगर मैं अब लॉयर बनाऊं, स्पीकिंग इज एन आर्ट. अगर आपको स्पीकिंग नहीं आती, आप केस नहीं प्रेजेंट करने पाएंगे. तो मेरा मानना है यू हैव टू बी
अ वेरी गुड स्पीकर फर्स्ट बिफोर अ लॉयर, उसके बाद आप अपनी नॉलेज को लेकर आए। तो इंक्रीज, अगर आपको कुछ वीक एरियाज है तो आप उस पर वर्क अराउंड करें टू मेक योर एरिया स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर भी कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी इसके आगे भी है। तो मेरा क्वेश्चन आप सबसे है, जो किसी ने बताया भी था, इसके आगे की कहानी क्या थी, क्या मैं जान सकता हूँ? कोई बता दे मुझे, कैन एनीबॉडी? Sir, I have a question. सर भूल गया। मैं सबके क्वेश्चंस लूंगा, मैं बस ये थोड़ा सा 5-7 मिनट लेने हैं, देन हम सबके क्वेश्चंस लेंगे। तो इस स्टोरी पर मुझे कोई आगे अगर बता पाए तो that would be you know easy help for me to explain the things, because all you are learned minds, इतने सारे lawyers हैं, professors हैं, तो मतलब I just want your contributions in this. सर 4th स्टेप भूल गया उसका। Okay, भूल गया। Anybody else? No, sir. Anyways, कोई और? बहुत सारे लोग हैं, 50 लोग हैं ऑलमोस्ट जुटे हुए हैं हमारे साथ, तो कोई भी थोड़ा सा बताए, कोशिश करें, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। एनीबॉडी एल्स? स्लाइड दिख रही है आपको? द स्टोरी स्टिल हैज नॉट एंडेड। Yes, sir. चलो मैं आगे बढ़ता हूँ विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, हम आगे थोड़ा लेट है। तो इस स्टोरी में आगे क्या हुआ, द हेयर एंड टोटवाइज बाय दिस टाइम हैड बिकम प्रेटी गुड फ्रेंड्स। अब दोनों में दोस्ती हो गई। अब मेरे जैसा अच्छा स्पीकर है, कोई मैडम हमारे एडवोकेट साहबान है, मैडम सिद्धू जी हैं, कोई है, ये बहुत अच्छे लॉयर हैं, या प्लीडर्स बहुत अच्छे, प्लीड्स अच्छी बना लेते हैं, ये किसी में मेरी और इनकी दोस्ती होगी, और मेरी और किसी भी लॉयर के साथ दोस्ती होगी। मेरे में आर्ट है स्पीकिंग का, उसमें आर्ट है किसी भी अच्छे लॉ को प्रेजेंट करने का। अब हेयर एंड टोटवाइज बाय दिस टाइम हैड बिकम प्रीटी गुड फ्रेंड्स, दे डिड समथिंग टुगेदर। उन्होंने डिसाइड करा हम इकट्ठे कुछ करते हैं, ज्वाइंट मर्जर कर लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज कर लेती हैं। कुछ अच्छे 2-4 दोस्तों ने, लॉयर्स ने मिलकर अपनी लॉ फर्म खोल ली। उसमें ये स्किल था, उसमें वो स्किल था। किसी इंजीनियर्स ने क्या करा, मैं प्रोग्रामर अच्छा हूँ, कोई कह रहा मैं डेटाबेस को अच्छी तरह जानता हूँ, तो दोनों ने अपनी दोस्ती कर दी। बोथ रियलाइज दैट द लास्ट रेस कुड हैव बीन मच बेटर। रेस होगी इस बार, आखिरी रेस होगी, दोनों ने दोस्ती कर ली। अब दे डिसाइडेड टू डू द लास्ट रन अगेन, बट टू रन एज अ टीम। अब बनी है टीम, जो मैं शुरू से कह रहा था कि हम लोगों को एक टीम में काम करना है। अब टीम बनी है, ग्रेट। आई थिंक वी कुड डू इट मच बेटर इफ वी बोथ हेल्प ईच अदर। अब क्या था, पहले तो जो रेस करता था टोटवाइज, उसको 2 घंटे लगते थे नदी तक पहुंचने के लिए, फिर वो तैरता था, जीत तो जाता था, लेकिन 3 घंटे लग जाते थे। खरगोश 10 मिनट में पहुंच जाता था, लेकिन रेस जीत नहीं सकता था, क्योंकि लिप और सिप में बड़ा डिफरेंस होता है। डिलीवरेबल्स जब तक डिलीवरी ना हो, तब तक हम उसको, प्रोजेक्ट को या केस को पेंडिंग ही गिनते हैं। तो कहते हैं, हाय बडी, हाउ अबाउट डूइंग अवर लास्ट रेस अगेन? They started off this time here, carried the tortoise till the river bank. आप इस स्लाइड में देखेंगे, खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पे बिठा लिया। जो कछुआ 2 घंटे में नदी के किनारे पहुंचता था, वो 10 मिनट में पहुंच गया। और उसके बाद उसने नदी में, then tortoise took over and swam across the hare on his back. और इस बारी खरगोश को कछुए ने अपनी पीठ पे बिठाया और नदी पार करवा दी। और आगे क्या हुआ, On the opposite bank, the hare again carried the tortoise. उसने फिर खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पे बिठाया। They reached the finishing line together. They both felt a great sense of satisfaction than they had felt earlier. अब ये रेस भी 3 घंटे में जीतने वाली, उसने 30 मिनट में जीत ली, और दोनों को सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आई जब हम टीम में काम करते, कि मैंने भी कंट्रीब्यूट करा, आपने भी करा। जैसे हम बड़े केसेस में देखते हैं, मल्टीपल लॉयर्स इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट से लेकर बॉटम तक। जब एक अच्छी टीम प्रेजेंट करती है, हर किसी के डिलीवरेबल्स डिफाइन कर दिए जाते हैं कि आपने इन पर काम करना, आपने एक्स एरिया पर, किसी ने वाई एरिया पर करना है, तो यू डेफिनेटली गेट सक्सेस एज अ टीम। और हमें हमेशा ही टीम बिल्डिंग में काम करना चाहिए अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इट्स गुड टू बी इंडिविजुअली ब्रिलियंट and have a strong core competencies, but unless you are able to work in a team and harness each other's core competency, you will always perform below par, because there will always be situation at which you will do poorly and someone else does well. वो कह रहा है कि आप बहुत अच्छा जी, आप इंडिविजुअली सब कुछ कर सकते हो, आप में बड़ी कॉम्पिटेंसी है, लेकिन जब तक आप टीम में काम नहीं कर सकते हैं, आप परफॉर्म नहीं प्रॉपरली कर पाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई सिचुएशन लाइफ में या प्रोजेक्ट में ऐसी आएगी जो आपकी वीकनेस होगी, जिसमें दूसरे की वो स्ट्रेंथ होगी।
Teamwork is mainly about the situational leadership, letting the person with a relevant core competency for a situation take leadership. अब कोई स्पीकर बहुत अच्छा है, कोई जैसे अब पुलिस वालों से अच्छी बात कर सकता है, कई बार हम लेडी लॉयर्स में देखते हैं वो इतनी ज्यादा नहीं अनकंफर्टेबल हो जाती, तो ऐसा कुछ बना सकते हैं कि यार आपने पुलिस से बात करनी है, मैंने कोर्ट में ये बात करनी, मैं ये फोटो स्टेट ही करा लूं, मैं ये स्टैंपिंग करा लूं, मैं फाइनल डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट बना लूं जिससे मैं सारा ऑडिट कर लूंगा और लास्ट में जो फाइनल आर्गुमेंट होंगे वो हमारे सीनियर लॉयर कर लेगा. So all kind of things depends upon a very good team and it will give you a constructive mind-blowing results. अब आगे ये स्टोरी यहाँ तक तो थी, अब इसके आगे ना कुछ लेसन्स निकल कर आए हैं जो मैं अगली स्लाइड में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसको साथ में डिस्कस भी करेंगे या अपने पर इम्प्लीमेंट भी करके आप कभी देखना. There are more lessons to be learned from this story. Note that neither the hare nor the tortoise give up after failures. The hare decided to look harder and put more efforts in his failure. The tortoise changed his strategy because he was already working as hard as he could. दोनों ने हार नहीं मानी. अगर वो पहले खरगोश हारा था, उसने अपनी हार पर वर्क करा और अब जीत कर आया. ऐसे ही कछुआ बार बार हार रहा था, मेहनत करके भी हारा, तो उसने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर ली. सेम अगर मेरा किसी फील्ड में प्रॉपरली नई चीज बन रही, मैं अपना प्रोफेशन नहीं चेंज कर दूं या मैं अपना उस पर्टिकुलर उस चीज के जो अगर एज ए लॉयर हूं, मैं वो सिविल की केसेस ही ना करवाऊं, मैं उसको किसी और को रेफर करवा दूं, मैं अपनी टीम में किसी से करवा दूं, एंड नंबर ऑफ थिंग्स. बट डू नॉट गिव अप. द मैसेजेस इन अ लाइफ व्हेन वी फेस विद failures sometimes it is appropriate to work harder and put in more effort. अब बहुत मेहनत करो, but sometimes it is appropriate to change the strategy, try something different, and sometimes it is appropriate to do the both. कई बार आप और मेहनत करिए जीत जाएंगे, कई बार स्ट्रैटेजी बदली, कई बार दोनों ही करने पड़ते हैं, मेहनत और स्ट्रैटेजी. The hare and tortoise also learn another vital lessons. When we stop competing against a rival and instead start competing against the situation, we perform far better. अगर हम एज ए लॉयर एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहेंगे, जो बहुत बार होता है, मैंने खुद देखा, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है कि वो दूसरे लॉयर को बोल देंगे इसको कुछ आता ही नहीं है, ये तो पता ही कुछ नहीं है, या अपनी टीम में क्रिटिसिज्म चलता है, या बेसिकली कॉर्पोरेट में जब हम कंपनी लॉ में पढ़ते हैं या कॉर्पोरेट कंपनीज को कंसल्ट करते हैं तो बहुत कहते हैं. इंस्टेड हम सिचुएशन के साथ नहीं लड़ते हैं, वी आर नॉट कम्पीटिंग अगेंस्ट द सिचुएशन के. प्रॉब्लम कहाँ पर है? अगर हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी, घर पे भी देखें, कोई जॉइंट फैमिली में रह रहा है, कोई टीचिंग प्रोफेशन में एक दूसरे पे कोई एलिगेशंस पर काम कर रहा है, वो हम परफॉर्म नहीं अच्छा कर पाएंगे. अब एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देने लगा हूं जिसमें इसमें मैंने मेंशन करी थी. आप सब ने कोका कोला के बारे में तो सुना. पेप्सी और कोका कोला दो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, सॉरी. एग्री? हेलो, आ रही है बात? Yes, sir. अब ये देखिए, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोका कोला के ना एक सीईओ ज्वाइन करा था 80s में, रोबर्टो ग्यूजेटा. अब क्या था, पेप्सी बहुत नंबर 1 थी. आज आप देख लो, पेप्सी का कोई खास शेयर नहीं रह गया, हर जगह कोका कोला होती है. एम आई राइट और रॉन्ग? अब देख रहे होंगे मार्केट, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं. वो क्या था, अब जब ये सीईओ ज्वाइन करा ना, इसने देखा कि पेप्सी का तो इतना मार्केट शेयर है, बहुत आगे तक जा रही है, तो मैं क्या करूं. इसने क्या करा, इसने पर अमेरिकन ना लिक्विड की इनटेक काउंट करवाई, कितने आउंसेस पर अमेरिकन लिक्विड इनटेक करता, या अपना इंडियन कितना, आप कितना पानी पीते हो, 4-5 ग्लास पानी पीते हो, दूध पीते हो, या जितना भी आप लिक्विड लेते हो, औसतन आप 7-8 ग्लास आप लिक्विड के लेते हो. तो उसने ये देखा कि यार अगर मैं जगह जगह पर मशीन्स इंस्टॉल करवा दूं, मतलब इतनी नंबर ऑफ मशीन्स इंस्टॉल करा दें कि जिस बंदे को प्यास लगे उसको अपने आसपास कोका कोला का मशीन नजर आए, तो वो प्रेफरेबली कोका कोला ही पिएगा. द सेम ही डिड. उसने जगह जगह मशीन्स इंस्टॉल करा दी कि पर आउंसेस अमेरिकन जितनी लिक्विड पीते हैं. तो यहाँ भी ऐसे ही सेम, अगर आपके आसपास हर जगह पानी की बॉटल्स या एक्वाफिना या कुछ भी इंस्टॉल कराते हैं, आप जाएं, प्यास लगे आप वो निकाल के वही पियेंगे. उस कंपनी का शेयर कोका कोला का इतना ज्यादा बढ़ गया कि पेप्सी उसके आसपास भी नहीं आई. इट मीन्स कि उसने कोर कॉम्पिटेंसीज पर काम करा, रेवेलरीज पे नहीं गया कि मैं उसको पूरा नीचे कर दूंगा, डी मार्केटिंग करूंगा, बोलूंगा पेप्सी तो अच्छी नहीं है, ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. द सेम वी हैव टू डू. We have to work upon our core competencies. Now I've read ये तो मैंने आपको वैसे जनरली बताया, अब आप read इसको पढ़िए. CEO of the Coca-Cola in 80s, he faced with intense competition from Pepsi, then was eating into Coke's growth. जो Coke की growth ही खा रहा था. His executives were Pepsi focused and intent on increasing the market share 0.1%. Roberto decided to stop competing with Pepsi.
क्यों वो हमारा ये कहता अकेला पेप्सी आपका कॉम्पिटिटर नहीं है, हमारा तो वो दूध भी कंपटीशन वाला है, पानी भी कंपटीशन है, मरिंडा या कोई और सॉफ्ट ड्रिंक भी वो भी हमारा कॉम्पिटिटर है। He asked his executives what was the average fluid intake of American per day, जो मैंने आपको बताया। The answer was 14 ounces। ounces जो एक लिक्विड को जैसे मिलीग्राम होता है, ग्राम होते हैं, ऐसे लिक्विड को इंटेक करने का यूनिट है ये। What was the coke share of that? 2 ounces। 14 ounces एक बंदा पीता है और 2 ounces तक एवरेज एक आदमी कोक कंज्यूम कर रहा है। Roboto said coke needed to larger share of the market। The competition was not Pepsi, it was water, tea, coffee, milk, fruit juices। और भी बहुत चीजें हैं जो 12 ounces का बिजनेस कर रहे हैं। The public should reach for a coke whenever they felt like drinking something। जब भी लोगों को प्यास लगे उनको कोका कोला ही आसपास नजर आए। To this end, Coke put up vending machines। vending machine जहां से वो निकलती है कोका कोला at every street, गली नुक्कड़ हर जगह में लगा दी। Sales took a quantum jump। Pepsi never quite caught up since। आज तक Pepsi 80s में वो आया था, स्ट्रैटेजी इतनी जबरदस्त दे गया वो दोबारा नहीं आ सकी। अब टू सम अप द स्टोरी, मैंने ये स्टोरी इसलिए सुनाई है क्योंकि हमें अपनी किसी को नीचा दिखाने की जगह अपनी कोर कॉम्पिटेंसेस पर काम कर लेना। वी कैन बी अ वेरी गुड लॉयर। आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट तक केस जीत सकते हैं। आगे मैं कहता हूं टू सम अप द स्टोरी, क्या आपने सीखा है जो भी मैंने सारा आपसे बताया। सबसे पहले नेवर गिव अप व्हेन वी फेस्ड विद फेलियर। आप केस हार भी जाते हैं, कई क्लास में भी हार जाते हैं, किसी की कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री स्टूडेंट की आ जाती है, नेवर गिव अप, जैसे वो हेयर ने करा था, खरगोश ने करा था। सेकंड क्या आया था, फास्ट एंड कंसिस्टेंट। बहुत तेज काम करो और तेज भागो, कोशिश करो जल्दी से जल्दी चीजों को ग्रैब करने के लिए। अब उसके बाद आया अगर कर सकते तो ठीक है, नहीं तो अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज पर काम करो। तीसरी स्टोरी हमने ये बताई गई है। चौथा क्या बताया, कंपीट अगेंस्ट द सिचुएशंस नॉट अगेंस्ट द राइवल। आप इकट्ठे होकर एक दूसरे को क्रिटिसाइज मत करें, सिचुएशन पर काम करें कि प्रॉब्लम क्या है। एक स्कूल में या जनरल एग्जांपल है, आपके स्कूल में या कॉलेज में कोई फंक्शन रख दिया जाता है, प्रिंसिपल कहता है ये 10 बंदे हैं जी, आपने ये सारे काम करने। एक बंदा कह रहा है कि यार वो हार ही नहीं लेके आया, मैं क्या करूंगा, उसने टेंट नहीं लगवाए, उसने ये नहीं करा। इंस्टेड ऑफ हम सिचुएशन पर फोकस नहीं करते, वो फ्लॉप शो डिक्लेयर हो जाता है। तो इट मींस वी कंपीट अगेंस्ट द सिचुएशंस नॉट अगेंस्ट द राइवल्स। हमें किसी भी तरह से अपने आपकी बने चाहे ना बने किसी के साथ, बट उनको आप लेग पुलिंग मत करें, ये वो बता रहा है। पुलिंग रिसोर्सेज एंड वर्किंग एज अ टीम विल ऑलवेज बीट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। अगर आप जैसे ही कोक और पेप्सी की एग्जांपल दी हैं, आप अपने रिसोर्सेज को एज ए प्रिंसिपल, एज ए टीचर, एज ए किसी भी बिजनेस में, इसमें लॉयर, आपके पास 10 लोगों की टीम भी आती है, आप उनको रिसोर्सेज को अलाइन करके एक अच्छी टीम के साथ गोल्स को अचीव कर सकते हैं और एक अच्छे परफॉर्मर्स बन सकते हैं। तो लेट्स गो एंड बिल्ड स्ट्रॉन्गर टीम्स, स्ट्रॉन्गर लीगल टीम्स, ताकि जितनी लीगल टीम हमारी स्ट्रांग होगी उतना बेटर हम सर्व कर सकेंगे। कल को फ्री लीगल एड के कैंप्स आपकी ड्यूटी होती है लगानी, लोगों को बहुत चीजें हमें बतानी है, अकेले तो हम कुछ कर नहीं सकते। वी कैन पिक अप द लॉ स्टूडेंट्स फ्रॉम यू, और उनको हम असाइनमेंट्स देते हैं, वो जगह जगह जाके बताते हैं। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ टीम मैनेजमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना 2 तरह की चीजें होती हैं, स्किल और बिहेवियर। स्किल सीखा जा सकता है, बिहेवियर नहीं सीखा जा सकता। स्किल क्या है, आज मुझे लॉ अच्छा नहीं आता, मैं आपके टीचर प्रोफेसर से कुछ सीख लूंगा। मुझे सिविल अच्छा नहीं आता, मैं आपके टीचर से हेल्प ले लूंगा, वो सिखा देंगे। बट हाउ कैन आई लर्न द बिहेवियर? बिहेवियर क्या है, जब आपको सुप्रीम कोर्ट आर्गूमेंट्स करने पड़े, आपको हाई कोर्ट आर्गूमेंट्स करने पड़े, या किसी लॉयर से कैसे मिलना है, या किसी क्लाइंट से कैसे मिलना है, आप हार्श रहें, आप एरोगेंट रहें, आपके पास ज्यादा नॉलेज आ गई तो आप उसका मिस यूज करना स्टार्ट कर दें। दिस इज काइंड ऑफ अ बिहेवियर। अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो आपको स्किल is always the success of the project, as per my experience, expertise, knowledge. The success of the case or success of any project depends upon 20% of the skill and 80% of the behavior. This has been statistically proven by the American institutes as well, कि एक प्रोजेक्ट की या किसी भी प्रोजेक्ट इन फॉर्म ऑफ एनी, घर बनाने से लेकर केस करने तक, किसी की भी 20% स्किल काम करता है और 80% आपका बिहेवियर काम करता है। आप एग्जांपल देके देख लीजिए, कोई टीचर आपके पास ज्वाइन करता है, ही इज वेरी हम्बल, वेरी सबमिसिव है, उसको अगर थोड़ा कम भी आता है आप उसको ट्रेन कर देते हो, ट्रेनिंग में महीने में 2 महीने में वो वैसा बन जाता है। अगर उसका बिहेवियर ही गलत है, एरोगेंट है, बोलता रहता है, लड़ता रहता है, उल्टी सीधी कंप्लेंट्स फाइल करता रहता है, आता उसको है, लेकिन ऐसे बंदे को आप रख नहीं सकेंगे। तो इट मींस वी मस्ट बीइंग अ लॉयर वर्क अपॉन अवर बिहेवियर एज वेल। मैं बहुत सारे लॉयर से मिलता हूँ, वो बहुत आर्गुमेंट्स करते हैं,
ये लॉ ऐसा है, वो लॉ ऐसा है, ऐसे ऐसे कर दिया, पुलिस से भी मिसबिहेव कर देते हैं, या किसी से कोई कह देते हैं हम नहीं ठीक है। तो इन कहीं ना कहीं एसेंस ये रहती है कि वी मस्ट फोकस अपॉन अवर बिहेवियर, और उसके बाद हम स्किल सेट पर काम करें, तो वी विल डेफिनेटली गेट द सक्सेस। एंड विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, हाउ वाज द सेशन? जस्ट अ स्मॉल फीडबैक, उसके बाद मैं ह्यूमन राइट्स की भी कुछ दिखाना चाहता हूँ। आई होप मैं कुछ अच्छा डिलीवर कर पाया हूँ आपको। एनी फीडबैक, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? Yes sir, thank you sir. हाउ वाज द सेशन ये टीम मैनेजमेंट पर? Great sir, thank you sir. Yes, great sir. कैसा लगा? कुछ लर्निंग्स आई आपको? कुछ आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर Thank you, सकते sir. हैं? Yes sir, yes sir. हाँ मेरा ये जी कोई बोल रहा था? हाँ, थैंक यू सर, बहुत अच्छे आपने स्टोरी बताई है। इसमें कई बच्चों को या हमारे को खुद को ये पता नहीं था कि हमने तो बस इतना ही सुना है कि ये कहानी ये यहाँ तक खरगोश हार गया था, लेकिन आज ये हमें पता चला है कि कहानी के और भी कुछ पार्ट है। तो बहुत अच्छा आपने बताया, कंटिन्यूअस करिए सर। अरे सो नाइस ऑफ यू। ये आप सब लोगों ने ना, एक आप सबके लिए असाइनमेंट्स है जो सुन रहे हैं, ट्राई टू रियलाइज जो भी ये स्टोरीज मैंने आपसे बताई हैं, इसको अपनी रियल लाइफ में एक बार फिक्स करिए। किसी भी चीज में आप कोई केस में फिक्स करके देखिए, आप किसी भी चीज में फिक्स करके देखिए, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने घर के लाइफ में, यू विल डेफिनेटली गेट द सक्सेस। और आप अपने बिहेवियर पर काम करिए। मैं आपको एक छोटी सी, अब 10 मिनट लूंगा, ह्यूमन राइट्स की एक्सप्लेन करता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी ये बताता हूँ कि मंगल ग्रह पर ना साइंटिस्ट जीवन को तलाश कर रहे हैं, लेकिन जीवन मिल नहीं रहा। जीने के लिए एयर, वाटर और फायर चाहिए। एयर है आपका नॉलेज, जैसे आपको बहुत कानून आता है। फायर है एक्शन, आपने एक्शन कर दिया, केस फाइल कर दिया, आप जीत गए। एयर, नॉलेज, फायर, एक्शन। वाटर होता है इमोशन। वाटर मंगल ग्रह पर नहीं मिल रहा है, जिस वजह से वहां लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अर्थ पर एयर, वाटर और फायर तीनों है, लेकिन आप नोटिस करना वाटर बहुत ज्यादा है। 80% वाटर है, 80% वाटर हमारी बॉडी में भी है। इट मीन्स लॉ से भी इम्पोर्टेंस, एयर से, नॉलेज से, एक्शन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा इमोशंस है। इमोशंस क्या होते हैं? टू बी पार्ट ऑफ द टीम, किसी से अच्छा बिहेवियर करना, किसी क्लाइंट को सुन लेना, किसी की हेल्प कर देनी। जैसे ये लंगर चल रहे हैं, कितना कुछ चल रहा है, कोई लीगल एड के फ्री कैंप्स लगा रहा है। इफ यू हैव अ गुड इमोशनल फैक्टर्स ना, यू कैन बी अ गुड लॉयर। अगर आपका इमोशन कोशेंट 0 है, आप एरोगेंस है कि मुझे बहुत नॉलेज है, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं XYZ वो कर सकता हूँ। आप ये देखना, ये नेचर्स का रूल है। एयर और फायर जरूरी है, नॉलेज और एक्शन जरूरी है, बट इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, इन द एब्सेंस ऑफ इमोशन, यू कैन नॉट गेट द सक्सेस। तो आई मस्ट रिक्वेस्ट ऑल द टीममेट्स, ऑल द पार्टिसिपेंट्स, यू मस्ट फोकस अपॉन योर बिहेवियर, बिकॉज बिहेवियर इज द की टू सक्सेस। आप मेरे पास इंटर्न करने आएंगे और मैं आपको सारा लॉ सिखा दूंगा, बट मैं बिहेवियर नहीं सिखा पाऊंगा। वो संस्कार होते हैं, मॉरल्स होते हैं, जब आप अपने स्टूडेंट लाइफ से सीख कर आते हैं, अपने कॉलेज से, अपने मम्मी पापा से, अपने टीचर से। तो वन शुड मस्ट फोकस अपॉन द बिहेवियर। एंड वी, लॉ इज अ वेरी ग्रेट सब्जेक्ट। ये आपका न्याय शास्त्र है। अगर आप संस्कृत पढ़ते हो ना, तो 2 शास्त्र आते हैं, एक सांख्य दर्शन आता है, एक न्याय शास्त्र आता है। सांख्य दर्शन में डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ये सारे फॉल होते हैं, जिसमें न्याय शास्त्र एक सबसे अलग है। हमारा पहला चैप्टर आता था, मनुस्मृति से सारा लॉ लिया गया है। राइट और रॉन्ग? शायद आपको ज्यादा पता है, अब एकेडमिक्स आप ज्यादा पढ़ते हैं मुझसे। मनुस्मृति से, जो मिताक्षरा स्कूल हम पढ़ते, मनुस्मृति से मतलब क्या होगा? कोई भगवान से ही बातें हुई हैं, वो किताब ये कह रही है भगवान से जो बातें हुई हैं वही हमने लॉ में लिख दी। तो न्याय शास्त्र एक ऐसी विद्या है, ऐसी नॉलेज है, इसको अगर आप सदुपयोग करेंगे, लोगों की भलाई के लिए उपयोग करेंगे, ये आपकी बढ़ेगी। आई एम नॉट अ गुड लॉयर, मैं इतना अच्छा लॉयर नहीं हूँ, आपको ज्यादा आता होगा, लेकिन मेरा वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा है, जिसको मैं कहता हूँ इमोशनल क्वोशंट बहुत ज्यादा है, जिस वजह से मुझे छोटी उम्र में ही कभी स्टेट अवार्ड मिल गया, कभी यूथ आइकॉन, अभी भी मैं इतने सारे इवेंट्स करके आता हूँ। मैं सबको कहता हूँ मुझसे अच्छे लॉयर है। 2 चीजें हैं, एक मेरा बिहेवियर है, एक मेरा वाटर क्वोशंट है, इमोशनल क्वोशंट है। तो आप इस विद्या का गलत उपयोग ना करें। मैंने आज तक किसी को लीगल नोटिस गलत नहीं भेजा, मैं इसको ठीक कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं पुलिस को सीधा कर दूंगा, मैंने आज तक नहीं भेजा। ऐसे ही मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप भी अपनी नॉलेज को, अपनी विजडम को लोगों की हेल्प के लिए यूज करें। आपको कभी लग सकता है कि यार क्रिमिनल की आप प्रैक्टिस करेंगे ना, कभी आपको गलत आदमी का भी केस आ सकता है, लॉयर का काम है इसको बचाना, बट समटाइम्स ना, मेरा मानना, इट इज माय व्यू पॉइंट, यू हैव टू बिल्ड से कैपेसिटी टू नो। अगर जिसमें से कैपेसिटी टू नो होती है, वो आदमी बहुत राइज करता है। मतलब गलत को गलत कह दो ना यार,
कि वो आपको एक एक कत्ल करके आया, आपको चलो लॉयर खड़ा भी होना पड़ सकता है, लेकिन आप कई बार आपको ऑपोजिट डिफेंस में भी खड़ा होना पड़ता है कि नहीं यार मैंने नहीं तुम्हारे साथ खड़े होना, बिकॉज मेरा मन नहीं अलाउ करता। रीजन ये है कि आपको से कैपेसिटी टू नो डेवलप राइट, अपनी जो एजुकेशन है, अपनी विद्या है, इसका राइट डायरेक्शन में हमने यूटिलाइज करना है। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल द यंगस्टर्स। बाकी हाँ, आपकी मर्जी है, आपका खुद का भी व्यू पॉइंट है, बट मेरा ये व्यू पॉइंट है, वी मस्ट यूज अवर एजुकेशन, स्पेशली द लीगल एजुकेशन जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, इन अ वेरी राइट एंड पर्सपेक्टिव मैनर। थैंक यू। और मैं नेक्स्ट स्लाइड अब ह्यूमन राइट्स की ओपन कर रहा हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ लें, तो इससे फर्दर मैं आगे मूव करता हूँ। जस्ट टेक अनदर 15 मिनट्स टू कंप्लीट दिस सेशन। ये इंपॉर्टेंट था। राइट्स आप किताबों में भी पढ़ लेंगे, ये पढ़ लिया उसके बाद आप राइट्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत। एक्सक्यूज मी सर। यस यस सर, जैसे आपने अभी बताया कि मतलब आप नो कह सकते हैं, तो जैसे बाय चांस कैसे, मतलब किसी बंदा कोई क्रिमिनल है, तो अगर हमने उसका केस ले लिया पर हमें उसने कुछ बातें जो है हिडन रखी, और बाद में आप जब हमने केस प्रोसीड करा तो उसके बाद हमें पता चल गया कि नहीं यार ये तो गिल्टी है, तो मेरे को तो इसको पनिश कराना, इसने मेरे को झूठ बोल दिया, या जो भी एविडेंस इकट्ठे हुए ना उसके बाद में पता चलता है, तो क्या हम उसको लेफ्ट कर सकते हैं, उसको उस टाइम पे नो बोल सकते हैं? नहीं, आप जरूर बोले, बट मैं आपको यहाँ पर भी कहूंगा, देखो चार्ज प्रूव लगा है, वो कहते हैं वी आर इन अ बिजनेस ऑफ लॉ, नॉट इन अ बिजनेस ऑफ जस्टिस। इट इज द कोर ड्यूटी ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर। ठीक है, हम जितना मर्जी किसी को बचा लें, आप ऐसे कोई कत्ल करके आ जाता है, एज ए लॉयर हम केस भी ले लेते हैं, तो आपने भी देखा होगा कत्ल के केस में अगर सच में कत्ल हुआ, उस बंदे ने करा, प्राइमा फेसी एविडेंस है, कितने के बचे हैं, मैक्सिमम सजा ही होती है। हम उसकी बस पेरोल के लिए लड़ते हैं, उसको एक हौसला देते हैं, वकील साहब है प्रेजेंट कर रहे हैं, एंड में पनिशमेंट हो जाती है। अगर आपको ऐसे बंदे का केस ओपन करने के लिए आज का सब्जेक्ट है ह्यूमन राइट्स, तो आप सभी लॉयर हैं, कोई बता सकता है ह्यूमन राइट्स है क्या, मतलब व्हाट इज एक्चुअली ह्यूमन राइट्स? हम बहुत बातें करते हैं सारे, ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, तो ये है क्या, मतलब एग्जैक्टली व्हाट इज ह्यूमन राइट? कोई भी, एनीबॉडी, मैं किसी का टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, आप मुझे कोई भी अपना आंसर जरूर शेयर करें, so that it would help me to increase my knowledge as well. Anybody, आप स्टूडेंट्स ज्यादा अच्छे से जानते हैं। What is human rights? मानव अधिकार जिसको हिंदी में बोला जाता है, कि मानव अधिकार क्या है? Sir, I'm not sure. सर, मानवाधिकार वो मूलभूत अधिकार होते हैं जिसमें स्वतंत्रताएं होती हैं, जिनके लिए सभी स्त्री और पुरुष जो होते हैं वो पात्र होते हैं। जिसमें कि जैसे उदाहरण के रूप में मतलब ये नागरिक और राजनैतिक अधिकार शामिल हैं इसमें, जैसे कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है, विचार प्रकट करने की जो स्वतंत्रता है, कानून के समक्ष समानता है, और भेदभाव से मुक्ति का अधिकार मिला हुआ है। ओके, एनीबॉडी एल्स, कोई और बताना चाहिए ह्यूमन राइट्स पर? सर, मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मानव को स्वतः ही जन्म के साथ में प्राप्त होते हैं। बहुत अच्छी बात की। एग्जैक्टली क्या है उसकी, कोई उदाहरण आप दे पाए मुझे? एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि मानव ने जब जन्म लिया है ना, तो स्वतः ही उसे ऑटोमेटिकली वो राइट्स होंगे जो उसके मानव के लिए डेवलपमेंट, उसका व्यक्तित्व सभी हो पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि ऑटोमेटिकली उसे खाने के लिए कहें, हवा के लिए कहें, या अन्य कोई कल्चर के लिए कहें, वो स्वतः ही उसे प्राप्त हो जाएंगे। वो न तो किसी कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होगी और न किसी और कोई जैसे चार्टर या अदर किसी लॉज की हमें आवश्यकता होगी। ओके, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये वो सारे वो अधिकार हैं जो आप मतलब अगर इसको कोर हिंदी में ले दी, मैं एक इंग्लिश की डेफिनेशन मैंने जहाँ जो पढ़ी थी, जो मुझे इसका नॉलेज है, कि इसको ये कह सकते हैं, दीज आर द दोज राइट्स व्हिच एक्वायर फ्रॉम द वॉर्म ऑफ हिज और हर मदर, जो माँ की कोख से जब बच्चा पैदा होता है, आप एग्री करते हैं ये वही अधिकार होते हैं कि जब बच्चा माँ की कोख से पैदा होता है, जो अधिकार वो अधिकार हैं जो एक अपराधी के लिए भी स्वयं सेम है। अब एक अपराधी को कुछ राइट्स हमने विड्रॉ कर लेते हैं, जब वो अपराध करता है या वो क्रिमिनल हो जाता है, क्या ह्यूमन राइट्स अपराधी के लिए भी सेम रहते हैं? अ जनरल क्वेश्चन बिफोर वी स्टार्ट। तो सर, आप पेवरली हम ये कह सकते हैं कि अपराधी को भी ह्यूमन राइट्स होते हैं जी,
एंड ह्यूमन राइट्स अपराधी को भी होंगे, व्यक्ति को भी होंगे। राइट टू हेयरिंग यानी सुनवाई का अवसर उसे भी दिया जाएगा। जी, ट्रू ट्रू ट्रू। तो इन जेल दे हाँ जी, प्लीज, कोई कह रहा था कुछ और भी। अपराधी ਨੂੰ जेल ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। जी राइट्स हैं, राइट्स हैं। तो अभी हमने सभी बुद्धिजीवियों का, सभी जो लर्नड लोग हमारे बैठे हैं, इन सब ने हमें बोला कि ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स विच इज एक्चुअली इक्वल फॉर एवरीवन। इसमें मतलब ये नहीं हम कह सकते इसने तो अपराध कर दिया, इसका वो अधिकार छीन लो। ये तो ह्यूमन राइट्स ये निकल कर आया कि कोर ऑफ जो बच्चा अपनी मदर अपनी वॉर्म से पैदा करती है, उसको जो भी पैदा होते अधिकार मिल जाते हैं, तो वो हमारे ह्यूमन राइट्स आते हैं। तो मेरा एक जनरल वैसे सवाल रहता है, क्या फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स में कोई डिफरेंस आया है कभी? मतलब सर, फंडामेंटल राइट्स बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं। पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। मैग्ना कार्टर जो चार्टर है 15 जून 1215, और उससे पहले भी यदि बात करें तो जॉन लॉक और जो रूसो हुए ने उनकी थ्योरी है, वहाँ से हमारे पास में आए हैं फंडामेंटल राइट्स। और वो अडोप्ट हमने पहले हमारे पास में जैसे कहें इंग्लैंड के बाद में हम कहें फ्रांस, और फ्रांस के बाद में कहें अमेरिका, और अमेरिका के बाद में कहें हम इंडिया, उसे हम फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन में रखते हैं पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे कहने का एक मिनट, मैं अब स्क्रीन शेयर, मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है? एक मिनट रुकिए, मैं जरा स्क्रीन भी शेयर कर दूं। सॉरी सर, नो सर, नहीं आ रही, अभी नहीं आ रही, एक मिनट। तो मेरे आपकी बिल्कुल सब लोगों ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि जो वो सारे अपराधी के लिए भी सेम है। कोई कह रहा है कि मतलब सबके लिए वो सेम है, ह्यूमन राइट्स जिसको हम बोला जाता है। तो आई एम एग्री विद यू। तो मेरे अकॉर्डिंग एक मैंने डेफिनेशन लिखी थी, तो मैं इसलिए सभी से पूछ रहा हूँ। ह्यूमन राइट्स रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एज हैविंग द यूनिवर्सल नेचुरल राइट्स और the status regardless of legal jurisdiction or other localizing such as ethnicity, nationality and the sex। आप भी सभी यही कह रहे हैं ना कि वो वाले राइट्स हैं, जब बच्चा पैदा हो जाए, लड़का पैदा हो लड़की पैदा हो, अगर आप सांस लेने का अधिकार है, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, तो एक ह्यूमन राइट्स। अब एक बच्चा पैदा हो जाए, हम उसको कहेंगे यार ये छीन नहीं सकते। खाना खाने का अधिकार है कि आपको रात को पेट भर के खाना खाने का आपका अधिकार है। आपको सोने का अधिकार है, राइट टू स्लीप, कि वो अधिकार है जिसमें लीगल जुरिस्डिक्शन, रिगार्डलेस ऑफ लीगल जुरिस्डिक्शन, जिसमें कानून इंप्लीमेंट हो चाहे ना हो, ये आपके वैसे राइट। आराम करने का आपको अधिकार है, सोने का है, राइट टू साइलेंस। अभी रिसेंट ऐड हुआ है राइट टू साइलेंस। किसी एक में केस स्टडी पढ़ रहा था कि नेशनल एंथम बोलने के लिए किसी स्कूल में कहा गया, तो एक बच्चा चुप करके खड़ा रहा, नहीं कुछ बोला, तो उन्होंने स्कूल से उसको डिसमिस कर दिया कि तुमने डिसओबेंस करी या नेशनल एंथम क्यों नहीं गाया तुमने। तो उसको कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। इवन हाई कोर्ट ने भी स्टे नहीं दिया, तो और उन्होंने अपील जब फाइल करी अपना आगे, तो वो भी डिसमिस कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस ग्राउंड पर उसको रिलीफ दिया, बच्चे को बोला कि आप इसको एक्सपेल नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अ राइट टू साइलेंस। डिसओबेंस वो होती है कुछ उल्टा सीधा बोला गया हो। आपको मैं बोलता हूं कि आप कोई गाना सुनाइए, अगर आप मुझे ये बताइए, आप अगर चुप रहते हैं, इससे बहुत बड़ा एक वो भी चीज आई आगे, साइलेंस इज द एडमिशन आता था कि आप कुछ नहीं बोल रहे हो, किसी को चोर बोला जा रहा है, वो चुप है। अब आगे और डिफाइंड हो गया कि अगर कोई चुप रह रहा है, कई बार बंदे अपनी कोई शर्म के कारण, अपनी किसी भी वीकनेस के कारण नहीं बोल पाते, इट मीन साइलेंस को हम अब एडमिशन नहीं ले सकते। तो रिगार्डलेस, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ जानने की जरूरत है, फंडामेंटल राइट्स आपके सारे ह्यूमन राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स में जितने आर्टिकल्स कवर होते हैं वही सेम ह्यूमन राइट्स है। बट ह्यूमन राइट्स क्या है, जिसमें लीगल जुरिस्डिक्शन, रिगार्डलेस ऑफ लीगल जुरिस्डिक्शन, जिसमें अगर आप एक इंसान, कोई जानवर पर भी वो इंप्लीमेंट होता है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनिमल फूड जो गलियों में लोगों ने स्ट्रे डॉग्स को खाना देते हैं, वो देना अलाउड है। तो किसी ने फाइल करा था ये दे देते हैं, ये देना ना जाए, बिकॉज राइट टू ईट फॉर एनिमल इज आल्सो अ फंडामेंटल राइट, इट्स आल्सो अ ह्यूमन राइट। सो दिस डेफिनेशन क्लियर्स इट कि रिगार्डलेस ऑफ लीगल जुरिस्डिक्शन, दोज आर द राइट्स, द कांसेप्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एज हैविंग यूनिवर्सल नेचुरल राइट्स। आगे एक छोटी सी स्लाइड आपको ये नजर आ रही है, हमारे ह्यूमन राइट्स आर नेक्स्ट स्लाइड में विजिबल है ना आप सबको प्रॉपरली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. The set of standards that guarantee a life befitting a rational human being are the basic and the minimum standards without which people can't live in dignity, guarantees that the developmental wholeness of our being and are the foundation of freedom, justice and peace in the world. अब इसको आगे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ।
अभी मैंने इसको जनरल डेफिनेशन आपको दी है कि एक साधारण जिंदगी जीने के लिए ना, अब इसको ऐसे समझिए, साधारण जिंदगी जीने के लिए आप जो अपने एक अनपढ़ आदमी भी सोच सकता है वो आपके ह्यूमन राइट्स हैं कि मुझे कपड़ा चाहिए तन ढकने के लिए, भोजन चाहिए, फैमिली चाहिए। एक मन की खुराक होती है कि तन की तो खाना खा के होती है, मन की सोशल, फ्रेंड्स सर्कल, फैमिली, गेट टुगेदर, फेस्टिवल्स, ये सारे उसमें फॉल करते हैं। एक ले मैन की तरह अगर आप सोचें, जो आपको अधिकार आपके दिमाग में आते हैं उसको कॉपी पेन लेकर आप लिख लेना, और आप सच जानना, आपको किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ह्यूमन राइट्स ही निकलेंगे। हमारी जो सबकॉन्शियस है ना, सबकॉन्शियस में ये सारे राइट्स ऑलरेडी स्टोर रहते हैं। एक एग्जाम्पल इस पर कंटिन्यू करता हूँ। हमारा ह्यूमन माइंड ऐसा है जो बहुत 5000 साल की मेमोरीज को कंटिन्यू करके आ रहा है। अब आप पूछेंगे 5000 साल पहले तो मैं जीवित ही नहीं था। अब आपने अपने दादा परदादा परदादा के दादा परदादा, उनका नाम भी नहीं आपको पता होगा, लेकिन आज भी आप उनके आंख नाक जैसे जेस्चर्स आप अपने फेस पर कैरी करके घूम रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? दे कम फ्रॉम अवर अनकॉन्शियस माइंड। ऐसे ये ह्यूमन राइट्स है। 1993 में तो ये एक्ट लिखा गया इंडिया में, और 9 या 10 आर्टिकल्स है, आई एम नॉट श्योर कितने हैं वो, और बाकी के तो अभी इम्प्लीमेंट ही नहीं करें। अभी भी इतनी वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज में जहाँ राजा राज चल रहा है, अब आपको बोला जाए अब आर्मी में भर्ती हो जाओ जी, आप बोलोगे यार मैं नहीं भर्ती होना, नहीं इसका खाना बंद कर दो, रोटी ना दो इसको, ये जंग में नहीं जा रहा, देश पर खतरा आ गया, ये जंग में नहीं जा रहा है, तो बंदा कहेगा मुझे खाना क्यों नहीं दे रहे, ऐसे मर जा नहीं तो तुझे जंग में जाना पड़ेगा। देन एक ह्यूमन राइट्स निकल कर आता है। जैसे मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में एज ए डायरेक्टर काम करता हूँ, हमारा क्या काम होता है, एक बंदा जो जन्म लेता है ना, वो जीने के लिए जन्म लेता है, मरने के लिए नहीं लेता, उसकी सोल विश है। आप उसका खाना रोक देंगे, यमन में आप जाइए, बच्चे मेडिकल एड के बिना मर रहे हैं, कई जगह वो बिना वजह से ही आपको वो फौज में भर्ती कर रहे हैं कि आपको लड़ना ही पड़ेगा। भाई मैं नहीं लड़ना, ये कहाँ लिखा है कि हर जगह आपको ऐसा कुछ करना चाहिए? दिस इज योर कोर फंडामेंटल राइट, योर कोर ह्यूमन राइट्स।